Yes, students, welcome to all of you. So, students, in the previous lecture, we have done the preparation of alcohol. हमने alcohol की preparation करी थी. So, today we are going to start the new topic, that is preparation of phenols. Preparation of phenol. So, let us see. तो फर्स्ट हम किससे प्रिपेयर करते हैं? फ्रॉम हेलोरीन्स. बच्चों ये आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हो हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स में. इसके अंदर भी ये रिएक्शन है. तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे. ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है. इसको हम फर्स्टली किसके साथ ट्रीट करेंगे? फर्स्टली इट इज़ ट्रीटेड बाय NaOH एट 623 Kelvin and 300 atm pressure. Then we will get sodium phenoxide, which is further hydrolysis, which is on hydrolysis gives phenol. इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा? फिनॉल. Now in the second reaction, from benzene सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है बच्चों? देखेंगे. देखिए पहले हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना पड़ेगा. हम क्या करते हैं? बेंजीन को ओलियम के साथ ट्रीट करते हैं. देन वी विल गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स phenol, which on hydrolysis gives phenol. Is it clear? So students, इस तरीके से हम क्या करते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम क्या बना लेते हैं? फिनॉल. एंड नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. सो लेट अस सी. देखिए बच्चों यहाँ पर अच्छा एक चीज हो रहा है. यहाँ पर हमने हाइड्रोलिसिस कराया. किसके प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे? यहाँ पर एक चीज और देखेंगे. यहाँ पर हम NaOH की प्रेजेंस में हम क्या कर देंगे? पहले NaOH के साथ ट्रीट कर देंगे, देन इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हमको क्या बन जाएगा? फिनॉल. NaOH के साथ भी ट्रीट करना पड़ेगा पहले इसको. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम salt. In this reaction we will take aniline. हम क्या लेंगे यहाँ पर? aniline. This aniline is treated with NaNO2 oblique HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. बहुत कोल्ड कंडीशन में करी जाती है एक रिएक्शन NaNO2 oblique HCl की प्रेजेंस में. तो हम इसमें क्या बनाएंगे? पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे. बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl -. This is further treated with warm water. वाटर के साथ इसको हल्का सा वार्म कर देंगे, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे अनस्टेबल हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल में. तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हमने क्या बनाया? फिनॉल. नेक्स्ट इज फ्रॉम क्यूमीन. अब क्यूमीन क्या होता है बच्चों? बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन चेन बना देंगे कुछ इस तरीके से. CH3, इधर भी CH3. इज इट क्लियर? आइसोप्रोपाइल हमने ऐड कर दिया. तो इसको हम ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ. देन वी विल गेट COOH. बेसिकली यहाँ पर इस H के साथ ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ जाएंगी और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3. इसका हम फर्दर क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस. बेसिकली ये परऑक्साइड लिंकेज आ गई, तो इसको क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड कहेंगे. इज इट क्लियर? अब इसको हम H2 हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो बेसिकली यहाँ से ये मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और OH सीधा इस बेंजीन के ऊपर आगे गिर जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा? फिनॉल. फिनॉल के साथ हमको मिलेगा एसीटोन. सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन. तो हमने यहाँ पर क्या करा? फिनॉल बनाया किससे? क्यूमीन से.
इज इट क्लियर? चलिए, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alcohols and phenols. Alcohols and phenols. So let us see what are the physical properties. Students, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर boiling point. Boiling point of alcohols are higher than ethers, haloalkanes and halorenes of comparable molecular masses. मतलब क्या होगा बच्चों उसका? इट मीन्स दैट हम जो अल्कोहल लेंगे उन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट को अगर कंपेयर करना हमको हाइड्रोकार्बन से, ईथर से, हेलोएल्केन से, हेलोरीन से, देन हमको इनको कंपेरेबल मोलिकुलर मास में लेना होगा. कंपेरेबल मोलिकुलर मास मीन्स कि हमने जितना जो हमने अल्कोहल लिया है उसका जितना मोलिकुलर मास है उतना ही मोलिकुलर मास उस या फिर उसके नियर अबाउट इनका मोलिकुलर मास होना चाहिए. तो वो वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है ना. तो एग्जांपल जैसे कि मैं ले लेता हूँ इथेनॉल CH3 CH2OH, और एक और ले लेते हैं यहाँ पर हम बेसिकली ईथर CH3O CH3, ये मिथॉक्सी मीथेन हो गया. एंड एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर बेसिकली एल्केन ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3. तो देखिए यहाँ पर इसका जो मोलिकुलर मास है वो कितना है 42, इसका मोलिकुलर मास है 46 U, इसका है 46 U, एंड जो हाइड्रोकार्बन हमने लिया इसका है 44 U. बेसिकली ये अल्कोहल है, ये ईथर है, ये हाइड्रोकार्बन है. कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका होगा, उससे कम इसका होगा और सबसे कम इसका होगा, ठीक है ना. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कंपेरेबल मोलिकुलर मास. अब आपको पता है जैसे जैसे हम चेन को ये ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे. देखो बच्चों, आप लोगों को मैंने हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स में भी मैंने बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के एंड डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग की. जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास. किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मतलब अल्कोहल का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहूँ तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है अगर मैं मोलिकुलर मास बढ़ाता रहूँ, मतलब चेन बढ़ाता जाऊँ, बड़ी करता चला जाऊँ, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. अगर मैं ब्रांचिंग बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल छोटा हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. इज इट क्लियर? अब यहाँ पर बात करते हैं सोल्युबिलिटी की. सो लेट अस सी सोल्युबिलिटी. देखिए सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स. अच्छा बच्चों, एक चीज हो रहा है यहाँ पर, हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी. यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल उनसे ज़्यादा क्यों है? तो यहाँ पर लिख लेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? मेन कंडीशन तो यही है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तभी तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन्स, हेलोरीन से ज़्यादा है. चलिए नेक्स्ट सोल्युबिलिटी. देखो जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो दैट्स व्हाई दे आर सोल्युबल इन वाटर. तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर soluble in water due to formation of हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वाटर के साथ, ठीक है ना.
और बेसिकली यहाँ पर विद इंक्रीज इन कार्बन चेन, विद इंक्रीज इन कार्बन चेन, जैसे जैसे हम कार्बन चेन बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो देखिए पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि मैंने ये इथेनॉल लिया, ये इथेनॉल है और मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ इस तरीके से। तो ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। ये कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेसिकली ऑक्सीजन किसका है, वाटर का, और हाइड्रोजन किसका है, अल्कोहल का। तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। बट अगर मैं ये कार्बन चेन को बड़ा करता रहूँ तो ये कार्बन चेन किसकी तरह काम करेगी, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट की तरह, जो कि कैसा होता है, वाटर रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग मतलब कि वाटर हीटिंग, ठीक है ना, वाटर से दूर जाना चाहता है क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर पार्ट है। तो अगर मैं इसको चेन को बड़ा करता चला जाऊंगा तो अल्कोहल की सोल्युबिलिटी कम होगी किसके इनके कंपेरेटिवली। जो लोअर अल्कोहल्स हैं दे कैन सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, बट विद द इंक्रीज इन कार्बन चेन द सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इज इट क्लियर? तो चलिए बच्चों, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो गई है। आई होप आप लोग रेगुलर लेक्चर्स देख रहे होंगे, कॉपी में नोट कर रहे होंगे नोट्स, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनली, व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते, व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। सो आज के लिए हम इतना करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।